तो दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। तो देखिए मेरे साथियों, भौतिक विज्ञान मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो हम देख लेते हैं। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा जो था उसमें हमने बेसिक देखा था, जैसे हमारा फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स के उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्यमान, भार वगैरह, इन सब के बारे में हमने जाना था। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि जो मात्रक वगैरह है उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने द्रव्यमान, विद्युत धारा वगैरह इनको बारे में बताया क्या होली है। उसके बाद गति भी हमने डिस्कस किया था, गति की जो कितने प्रकार की गति होती है और चाल क्या होती है उसको हमने अच्छे से पढ़ा। विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में न्यूटन की गति के नियम हमने डिस्कस किए। उसके बाद में आवेग वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास में दोस्तों हमने देखा कि बल क्या होता है, उनकी सदिश सदिश राशियों के बारे में, मात्रक के बारे में हमने जाना। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, नाभिकीय, विद्युत ऊर्जा, मतलब बल के बारे में कितने प्रकार के बल होते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हमने जाना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या होता है। अब केंद्रीय बल, अकेंद्रीय बल वगैरह के बारे में हमने जाना। ग्रेविटी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ग्रेविटी कब बढ़ती है कब घटती है उसको देखा। उसके बाद दोस्तों हमने केपलर की जो गति के नियम है उनको अच्छे से समझा। दोस्तों ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। ये हमारी साइंस की चौथी क्लास है और इसके बाद एक क्लास और आएगी और हमारा साइंस खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल 5 क्लास में हमारा पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है वो हम पढ़ेंगे कि कार क्या होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझाऊँ चीज़ें, आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएँ तो आप उसको कभी ना भूलो। तो हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके द्वारा हुआ विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे ये एक दीवार है, समझ में आया? और ये क्या है, एक कार खड़ी है। ये क्या खड़ी है, मेरी थोड़ा ड्राइंग ख़राब है। ये खड़ी है एक दोस्तों कार, ठीक है। आपको दीवार में धक्का धक्का देने की बोला, आप दिन रात धक्का देते रहिए, क्या कुछ दीवार खिसकेगी क्या? नहीं खिसकेगी ना। इसका मतलब यहाँ का कार्य जीरो होगा। और आप अगर गाड़ी में धक्का दोगे तो कुछ आगे बढ़ेगी वो, यहाँ कुछ ना कुछ कार्य होगा। मतलब दोस्तों ये है कि कार्य जो है वो ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, समझ में आया? कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? कार्य एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश और सदिश के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वाले जो वीडियो हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया कार्य। कार्य का जो मात्रक है दोस्तों, मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कार्य का जो मात्रक है दोस्तों क्या होता है? एसआई का जो ज़्यादातर मात्रक पूछते हैं आपको, एसआई पद्धति जो है उसका मात्रक ज़्यादा पूछते हैं, तो उसका मात्रक जूल है। और सीजीएस पद्धति में अर्क है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछा गया है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, समझ में आया? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो रहा है। इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ऊर्जा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसके मात्रक कार्य के मात्रक के समान होते हैं। मतलब जो कार्य का जो मात्रक होता है वही दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? जूल या अर्ग, समझ में आया? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में जूल होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। अब दोस्तों जो ऊर्जा होती है उसको हम कैलकुलेट में करते हैं, कैलोरी में करते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल, ठीक है। या हम बोले 1 जूल बराबर, तो इसमें आप 4.18 का भाग दे दीजिए 1 में, तो वो क्या आ जाएगी? कैलोरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है।
नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर चल रही है, समझ में, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। यदि खड़ी है तो उसमें नहीं होगी, उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, फिर आपने क्लच दबा ली, समझा, क्लच दबा ली, तो जो आपकी गाड़ी वगैरह, गाड़ी है जो भी बाइक वगैरह है, वो आगे चलती चली जाएगी। एक तो उसमें जड़त्व का नियम रहता है, ठीक है, चलती चलती रहेगी। दूसरा उसमें एनर्जी कौन सी होती है? तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv वर्ग। या m क्या है दोस्तों? m है मास, ठीक है, और जो v है वो क्या है? वो है वेग। v क्या है? वेग है। तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, गतिज एनर्जी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, जब कोई वस्तु रुकी है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो है। कैसे है? आप डैम देखिए, डैम में पानी बिल्कुल रुका हुआ होता है, फिर जब उसमें हम उसको कैनाल के थ्रू नीचे लेके आते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसमें देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा है ना, वो कहीं में बदल गई गतिज ऊर्जा में। एनर्जी को हम दोस्तों ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसका केवल रूप परिवर्तित कर सकते हैं। ये एनर्जी का नियम है, रूल है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु पानी रोका हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन वो क्या है? स्थितिज एनर्जी है। जब वही चीज़ चलने लगती है तो उसके अंदर वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बस ऊर्जा का यही सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, तो हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh होगी। मतलब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh, इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। ये आपको याद रखना होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या चीज़ है? ये तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जी होती क्या है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि एक ये वाली चीज़ याद रखने वाली है, 1 कैलोरी वाला और 4.18 जूल होता है, ये याद रखना है। और ये 2-3 चीज़ें ये आपको बहुत कंटेस्ट तरीके याद रखनी है। बाकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये चीज़ें मात्र समझने वाली हैं, और ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको याद करने वाली हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऊर्जा जो होती है उसके हम टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा क्या होती है? आपको मालूम है विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा दोस्तों वह ऊर्जा है जो आवेश मतलब चार्ज जो होते हैं, जैसे धनावेश, ऋण आवेश, तो इनसे जो एनर्जी क्रिएट होती है, इनके थ्रू जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा आपको मालूम है, जैसे अभी जो हमारे न्यूक्लियर जो सब्सटेंस होते हैं, न्यूक्लियर पदार्थ जो होते हैं, उनमें से कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम परमाणु वगैरह जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लाइट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो नाभिक से जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम अलग से विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको मैं बता चुका हूँ आपको। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? उसको केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। मतलब दोस्तों कोई वस्तु रुकी है, मतलब उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जब उसको हम आप एग्जाम्पल लीजिए, डैम में पानी, फिर जब पानी को हम छोड़ देते हैं काई में, कैनाल में, तो वो चलने लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा काई में परिवर्तित हो गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे हम फोर्स लगाते हैं, जब वही पानी टरबाइन से टकराता है तो फिर क्या? लाइट बनती है। मतलब वही जो गतिज ऊर्जा थी वो काई में बदल गई, अब विद्युत ऊर्जा में बदल गई। और विद्युत ऊर्जा को दोस्तों हम घर में आके बल्ब जलाते हैं, तो वो जो एनर्जी थी विद्युत ऊर्जा, वो कहीं बदल गई, एक तो हीट में, दूसरा प्रकाश देने में। तो ऐसे ही दोस्तों फिर चलता रहता है, ये प्रोसेस है मतलब। और ऊर्जा दोस्तों, पूरे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, वो फिक्स है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मतलब पूरे जो सोलर सिस्टम, उसकी ऊर्जा फिक्स है। सूर्य में जितनी ऊर्जा है वही ऊर्जा है, और हमारे पास सूर्य से ही ऊर्जा आती है, हमारे पास ऊर्जा कहीं अलग से नहीं आती है। ये तो बहुत बड़ा मैटर है, तो मैं इसको अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ऊर्जा ना तो नष्ट बनती है ना नष्ट होती है, उसको केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बताया डायनेमो या जनरेटर जो होता है,
आपने जनरेटर देखा होगा शादी ब्याह में, जब आपकी शादी होती है तो जनरेटर आता है, लाइट चलेगी तो हम जनरेटर चला लेंगे। तो जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को कहीं बदलता है विद्युत ऊर्जा में। मतलब जनरेटर में हमने डीएल डाला, डीएल से हमने मोटर घुमाई, मतलब जो रॉड है, साफ्ट है वो घुमाई, साफ्ट से कनेक्ट है दोस्तों क्या, जनरेटर या डायनेमो। तो डायनेमो से क्या बनती है, लाइट बनती है। तो वो यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको हम कहीं बदला विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो का या जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। बल्ब जो होता है, ट्यूबलाइट, वो क्या है, उसमें लाइट आती है और फिर वो जलती है, तो विद्युत ऊर्जा को कहीं में प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं दोस्तों लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो परीक्षा ऐप द्वारा बनाई गई है। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो परीक्षा ऐप। उसके बाद जब आप पीईबी या व्यापम में जाओगे तो आपको वहाँ एमपी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको वो मिलेगी 299 में। कितने में, 299 में। लेकिन यदि मेरा प्रोमो कोड आप सुनील सर 50 यूज करते हो तो वो मिलेगी आपको कितने, 149 में, मतलब 149 रुपये में मिल जाएगी, मतलब आधे में मिल जाएगी यदि आप मेरा वो प्रोमो कोड सुनील सर 50 यूज़ करते हो। तो दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट दे के देखिए, क्योंकि आपको उससे मालूम चला कि 3 तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि तैयारी करने के बाद ही आप टेस्ट दो, आप पहले टेस्ट दे के देख लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी है, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। तो ये एक अच्छा वे होता है तैयारी करने का, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, शक्ति। अब ये शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम जहाँ भी बात करते हैं पावर की, ठीक है, जहाँ भी हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि मोटा आदमी और पतले आदमी में क्या अंतर है, जबकि पतला आदमी तो बहुत तेज़ रनिंग कर लेता है, मोटा क्यों नहीं कर पाता। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। दर का मतलब दोस्तों प्रति यूनिट समय में, प्रति इकाई समय में कोई कितना जो कार्य है वो कर सकता है, मतलब कितनी अब जो ऊर्जा है उसको यूज़ करके कार्य कर सकता है। तो मोटा आदमी की दोस्तों दर है वो कम होती है काम करने की, और जो फिट आदमी होता है, बॉडी बिल्डर मेरे जैसा माफ़ करिएगा, तो उसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कार्य करने की, ठीक है। जो इसका ऐसा ही मात्रक है वो दोस्तों क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वॉट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। और उसका एक अन्य मात्रक भी है जिसको बोलते हैं अश्वशक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, अश्वशक्ति इकाई का मात्रक है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट होता है। समझ में आया, 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, 746 वॉट होता है। और 1 किलो वाट हावर मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हमारे घर में जो लाइट आती है उसमें 1000 वॉट कंप्लीट होने में कितना होता है, 1 यूनिट लाइट बनती है। मतलब यदि आपने 1000 वॉट का कोई हीटर लगातार आपने 1 घंटे चला दिया तो आपकी कितनी यूनिट बन जाएगी, 1 यूनिट मतलब 10 रुपये की आपकी यूनिट, आपकी लाइट में की खपत हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए साथियों। अब नेक्स्ट देखिएगा, दाब। दाब क्या होता है, दाब मतलब प्रेशर, आप समझते हो। तो किसी भी सतह के एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है दाब, उसको क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, दोस्तों यहाँ लिखा नहीं है मैंने, इसका फॉर्मूला होता है P/A। समझ में आया, सॉरी माफ़ करिएगा, P नहीं, यहाँ होता है क्या, F/A। मतलब प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब F/A है। तो F का क्या हो गया, F का हो गया न्यूटन, और A का क्या हो गया, m²। तो न्यूटन बटे m², इसका एक मात्रक और होता है। तो आप दाब समझ गए होंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा दाब के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। चलिए वायुमंडल दाब आ गया, इसी में बात कर लेते हैं। तो वायु में उपस्थित धूल, गैस व वाष्प के कणों द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उससे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब मतलब दोस्तों ऊपर जो हमारी हवा, बहुत पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, वायु है, और ये वायु का कुछ ना कुछ भार वगैरह होता है। तो ये जो दाब लगाती है हमारी पृथ्वी तक, क्योंकि ये वायु है, इसको ग्रेविटिकल फोर्स जो होता है पृथ्वी का वो इसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो ये एक दाब लगाती है हमारे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ये फार्मूला आप दाब का देख लीजिए, वही सेम फार्मूला सेम है, F/A, P बराबर F/A। इसका मात्रक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, ठीक है, और वैसे पास्कल इसका एक मात्रक और होता है।
तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है? क्लियर हो तो दोस्तों कमेंट करिए कि यार आप अच्छा पढ़ा रहे हो, और इसके अलावा फिर हम आगे भी आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 1 बार बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि दाब से कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यदि बैरोमीटर जो होता है, दाब मापा जाता है जिससे, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है, मतलब बैरोमीटर एक ऐसा है, ठीक है, उसका पारा मान लो यहाँ पर आया, अचानक वो पारा नीचे गिर जाए, मतलब अचानक वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाए, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। इसका पूर्वानुमान की ये इंडिकेटर होता है, टाइप का होता है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है, इसका मतलब ये कि वर्षा का पूर्वानुमान है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब दोस्तों वर्षा का क्या है? पूर्वानुमान है कि इसके बाद में जो वर्षा होगी, कि वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि आगे बदल आए, क्योंकि दोस्तों वर्षा आपको मालूम है कैसे होती है, तो बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होगा। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो यहाँ की जो एयर है वो कहाँ उठेगी? ऊपर उठेगी। फिर जब यहाँ की एयर ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे क्या दाब कम हो जाएगा, तो यहाँ की जो एयर है जिस पर दाब ज़्यादा था, वो एयर इधर इस साइड जाएगी, क्योंकि यहाँ दाब कम है, पानी का सिस्टम है, तो यहाँ की जो एयर इधर जाएगी, और यही एयर मान लो अगर इस एयर में वाष्प वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ आके वो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर जाके ठंडी होती है और यहाँ पानी गिरता है। मतलब वायुमंडलीय दाब जब कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि आगे जाके बारिश की संभावना है। इस दाब को कम, जो दाब हुआ है, इसको भरने के लिए इधर से हवाएं आएंगी, जो कि अपने साथ वाष्प लेके आएंगी। दोस्तों यदि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और यदि आपको ऐसे समझ ना हो तो कमेंट करिए, मैं ऐसे भी समझा दूंगा, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट होने चाहिए। ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है, और जो दोस्तों मतलब क्या है? क्वथनांक बढ़ने पर दाब घटता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, मतलब आप जब मान लो ये पोल तरफ गए, ऊपर नॉर्थ की साइड में पोल है, उत्तरी ध्रुव उस साइड गए, तो वहाँ जाकर क्या होता है? दाब कम हो जाता है। इसका मतलब ये है दाब कम हो गया, मतलब क्वथनांक है वो दोस्तों उसका बढ़ गया। या इसको मैं उल्टा बोलूँ कि क्वथनांक बढ़ने का मतलब क्या होता है? दाब कम होना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, इसके बारे में दोस्तों अलग से डिस्कस करेंगे हम। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, तो गलनांक दाब के साथ बढ़ता है। समझ में आया? मतलब देखिए यहाँ का इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु को मैंने गर्म किया और उसका आयतन बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर अगर मैं दाब लगा दूँ, ठीक है, उस वस्तु पर क्या है? दाब अगर मैं बढ़ा दूँ तो उसका गलनांक जो है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? और जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर कम होता है, मतलब गर्म किया और वो आयतन उसका कम हो गया, समझ में आया? तो दोस्तों दाब जो है गलनांक बढ़ाने के साथ घटता है। मतलब दोस्तों यदि कोई वस्तु है, मैंने उसको गर्म किया ठोस में, दोस्तों ठोस में मान लीजिए वो इतना थी, कितना? इतना। जब मैं गर्म किया तो पिघल के वो उसका जो इतनी मतलब नीचे चली गई, इसका मतलब जो नीचे की तरफ हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि यदि मैं उस पर दाब बढ़ा दूँ, अगर इस पर क्या दाब बढ़ा दूँ, तो इसका जो गलनांक जो होगा वो क्या होगा? मतलब गलने की इसकी दर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही दोस्तों इससे एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं। पहले वाले का एग्जाम्पल है दोस्तों घी और मोम, ठीक है। दूसरे वाले का क्या है? बर्फ। ये आपको नहीं है समझ, दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगी, टफ कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? तरंग। तरंग एक प्रकार का क्या विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जो माध्यम या निर्वात में संचरण करता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि तरंग है एक सिंपल डिस्टर्बेंस होता है, ये तो आपकी हेडिंग हो गई है, और ये माध्यम तथा निर्वात दोनों में संचरण करता है। और तरंग जो है ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ सूरज है और हमारी पृथ्वी यहाँ है। जब सूरज से पृथ्वी तक किरणें आती हैं तो वो कैसे आती हैं दोस्तों? वो निर्वात से होके आती हैं। कई जगह बहुत जगह उसको निर्वात मिलता होगा, निर्वात से होके आती हैं, लेकिन उसकी एनर्जी बराबर हमारे पास आती है। कौन सी वाली दोस्तों? एक तो हीट एनर्जी आती है। तो ऐसी जो एनर्जी ये जो कहाँ से आती है? ये तरंग के थ्रू ही आती है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक तो यांत्रिक तरंगें होती हैं और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगें, ठीक है। तरंग के दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें, आप यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं ये आप थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए। यांत्रिक मतलब यंत्र मतलब किसी वस्तु से उत्पन्न तरंगें जो होती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगें बोलते हैं, ठीक है। और इनको संचरण मतलब इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम की ये नहीं चलती हैं।
समझ में आया। जैसे कि हमारी ध्वनि तरंगे हैं, ये भी एक यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि हमारा वोकल कॉर्ड है जो वो एक यांत्रिक तरह काम करता है, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, दूसरी अनुपस्थित तरंग है। तो दोस्तों वे तरंगे जिनके माध्यम के कण का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, जैसे ध्वनि तरंगे और भूकंप तरंगे। अब दोस्तों ये क्या चक्कर है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे यांत्रिक तरंगे हैं, इसे ये मैंने यहाँ चिल्लाया मैं, तो यहाँ कहाँ जा रही हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब इनकी जो चलने की जो दोस्तों क्या होती है, ये चलती कैसी यांत्रिक तरंगें, ये वाला कण जो है ना, जब मेरी आवाज़ इससे टकराई तो ये वाला कण अपने अगले वाले कण से टकराएगा, वो अपने अगले वाले कण से टकराएगा। मतलब इनकी जो कंपन कैसे हो रहे हैं, वो ऐसे कंपन हो रहे हैं, समझ में आया, ऐसे हो रहे हैं। और दिशा कैसी है, दिशा भी ऐसी है। तो ये जो अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं, वो कणों की तरंगों के संचरण की दिशा में ही दोस्तों उसका कंपन होते हैं, दिशा में कहीं उसके कंपन, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें। और अनुप्रस्थ में दोस्तों ये जो कंपन है, ये जो ऐसे कंपन होते हैं, ठीक है, उसके 90 डिग्री में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, जैसे वाटर वेव और लाइट वेव। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और जो लाइट वेव या फिर जो पानी की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अयांत्रिक तरंगें, वे तरंगें जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे अनुपस्थ तरंगें होती हैं। ये कौन सी तरंगें, अयांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं, अनुपस्थ होती हैं। और दोस्तों ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, वो अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुपस्थ का मतलब ये है दोस्तों, जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, तो उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इनको अनुपस्थ तरंगें बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी क्या है, अयांत्रिक तरंगें हैं। दोस्तों किरणों की खोजकर्ता और अनुप्रयोग, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए। जैसे गामा किरणों की खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड ने की थी, और ये कैंसर में यूज होती हैं। एक्सरे की खोज किसने की, रॉन्जन ने की थी। दोस्तों ये आंतरिक अंगों की जांच के लिए होती हैं। इसको अब एक दो बार देख लीजिए बैक, फिर ये आपको रट जाएंगे। अल्ट्रावायलेट, इसको किसने, रिटर ने खोजा था। और ये जल शुद्धिकरण में, जैसे आपके यहाँ यूवी, आपने देखा होगा यूवी आरओ फिल्टर आता है, वो क्या होता है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट ही होता है, समझ रहे हो, ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। विजुअल जो तरंगें हैं उनकी खोज किसने की थी, उनकी न्यूटन ने की थी, ठीक है। और ये जो हम देखिए, हम जो आँखें देख सकती हैं, जिन तरह को देख सकती हैं, वो क्या होती है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंगें उनको देख पाते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे हम नहीं देख पाते। कुछ जानवर हैं वो देख पाते हैं, कुछ पशु पक्षी हैं जो देख पाते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते, ठीक है। इंफ्रारेड तरंगें, इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज हर्सल ने की थी। और जो मोबाइल में जो डाटा ट्रांसमिशन और रीमेट जो सेंसिंग के वाले जो भी यूनिट है, उनमें इंफ्रारेड तरंगें यूज होती हैं। जैसे हमारा रिमोट वगैरह है मोबाइल का, या टीवी का रिमोट है, ठीक है। और डाटा ट्रांसमिशन में, इन सब में कौन सी तरंगें, इंफ्रारेड तरंगें यूज होती हैं। माइक्रो तरंगें, इनकी खोज किसने की थी, हेनरी हर्ट्ज ने की थी, जिनके नाम पर दोस्तों हम, जैसे फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, तो वही हर्ट्ज है, ये हेनरी हर्ट्ज ने इनकी खोज करी थी। और ये टीवी और मोबाइल वगैरह इनमें यूज होती है। रेडियो तरंगों की खोज किसने करी, मार्कोनी ने करी थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने करी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, तो वे अनुदैर्घ्य तरंगें, दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें, मतलब इनकी दिशा की जो दिशा होती है, चलने की दिशा, उसी दिशा में इनके क्या होते हैं, कंपन होते हैं, जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में, दोस्तों तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। मतलब इनकी जो चाल है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। पहले तो प्रत्यास्थता, मतलब दोस्तों माध्यम की प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि कौन सा माध्यम कितना लचीला है, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, तो उस पर डिपेंड करती है ध्वनि की चाल। जो इतना हार्ड होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य, दो क्रमागत संपीड़न और विलयन के मध्य की जो दूरी होती है उसको क्या हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। समझ में आया। इसको इंग्लिश में क्या वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब यहाँ से माफ करिएगा और यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। समझ में आया। तो तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी स्पीड जो है उतनी ही स्लो होगी। समझ में आया।
नेक्स्ट देखिए तो आयाम। आयाम दोस्तों क्या होता है, एम्पलीट्यूड इसको हम बोलते हैं। तो ये जो मैक्सिमम पीक वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं हम, आयाम। नहीं आया समझ में दोस्तों, आयाम जितना होगा उसकी जो चाल है, देखिए दोस्तों, माध्यम के कण का मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन, मतलब आयाम क्या बताया, लाउड स्पीकर ध्वनि का आयाम बढ़ता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती है, उसको हम पढ़ेंगे। मतलब दोस्तों आयाम, तरंग दैर्घ्य और प्रत्यास्थता, इन तीनों पर डिपेंड करता है क्या, ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट देखिएगा, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ये आपको बहुत सिंपल है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है दिमाग खराब करने की। तो देखिए श्रव्य तरंगें मतलब सुन, जिसको हम सुन सकते हो, और इनकी जो है वो जो श्रव्य तरंगें हैं वो 20 हर्ट्ज से हम 20 हर्ट्ज के बीच में इंसान जो है वो इसके बीच की तरंगें होंगी उसको इंसान सुन पाएगा। और इसके नीचे वाली जो होंगी, मतलब 20 से नीचे वाली होंगी, उसको क्या बोलेंगे, अपश्रव्य तरंगें। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली क्या होंगी, अपश्रव्य तरंगें होंगी, जिसे हम सुन नहीं सकते। और 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली क्या होंगी दोस्तों, वो पराश्रव्य तरंग होंगी, इनको भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अपश्रव्य तरंगों का एग्जाम्पल क्या होता है, भूकंपी तरंगें, ज्वालामुखी तरंगें, ये तरंगें क्या अपश्रव्य तरंगें होती हैं। और श्रव्य तरंगों का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम सुन सकते हैं, सिंपल सी बात है। पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक, बहुत तेज, बहुत स्पीड से जाने वाली, जैसे इनको केवल डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते आदि इनको सुन सकती है, इंसान इनको नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगों की दोस्तों कुछ उपयोग हैं। ठीक है, ये पराश्रव्य तरंगें हैं, इनके कुछ उपयोग हैं, वो भी आप देख लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी के क्षेत्र में दिमाग में ट्यूमर का पता लगाने में इनका यूज़ किया जाता है। समुद्र की गहराई में पता लगाने में यूज़ किया जाता है। सोनार जो सिस्टम है, साउंड नेविगेशन एंड रनिंग सिस्टम प्रणाली है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। नोट देखिए दोस्तों, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। मतलब दोस्तों चाल और तरंग दैर्घ्य उसकी बदल जाती है, ये जो है तरंग दैर्घ्य ये बदल जाएगा, उसकी स्पीड बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलेगी। समझ में आए, आवृत्ति का मतलब दोस्तों सब कुछ बदल जाएगा, आयाम वगैरह बदल जाएगा, और लेकिन साइकिल है वो उतनी टाइम में पूरी होगी। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी क्या है, क्या नहीं बदलता, आवृत्ति। ये मैं इसको 2-3 बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल जो है पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगों के लक्षण एवं विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक तो तीव्रता इसका लक्षण होता है, तारत्व होता है। तीव्रता मतलब दोस्तों कितनी स्पीड से ये जा रही है। तारत्व मतलब दोस्तों कितनी पतली कितनी मोटी है। प्रबलता मतलब कितनी पावरफुल है। और गुणवत्ता मतलब कितनी इसके अंदर क्वालिटी कितनी अच्छी है। एक करके हम समझते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तीव्रता देखिए, जब एकांकी समय में एकांकी क्षेत्र पर से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। मतलब दोस्तों यहाँ से कोई ध्वनि गुजर रही है, ठीक है, तो कितनी बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर गुजरती है वो, तो उसकी तीव्रता मतलब उसकी जो तीव्रता है बहुत तेज़ है, और बहुत स्लो गुजर रही है, तीव्रता कम है, वो हम सुन के कानों से समझ सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम मतलब दोस्तों जैसे ये ध्वनि का वो है क्या, साउंड वेव है ये, तो जितना ज़्यादा इसका ये एम्पलीट्यूड होगा, जिसका इसको आयाम होगा, उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो डेसिबल होता है। किसका, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। प्रदूषण देखिए, WHO ने बोला है कि 80 dB ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 80 dB से ज़्यादा का जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाती है। मतलब आपका जो साउंड है, आसपास का जो साउंड है वो 80 dB से यदि ज़्यादा है तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या, ग्रीन मफलर नामक एक योजना चलाई है, जिसमें सड़कों के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब देखिए दोस्तों, तारत्व क्या होता है, पिच क्या होती है। तो ध्वनि का हुआ है जिसके कारण आवाज़ का मोटा माफ करिएगा, बारीक जो मोटा और पतला आवाज़ के वाले मालूम चलता है, तो वो क्या होता है, ध्वनि का तारत्व, तो उसको हम कहते हैं। इतना ही दोस्तों आपके लिए सफिशिएंट है। प्रबलता, व्यक्ति के कानों की संवेदनशीलता की माप प्रबलता कहलाती है। मतलब दोस्तों आपकी जो कान है वो कितनी ज़्यादा उसको चुभ रही है वो आवाज़, वो ध्वनि की प्रबलता कहलाएगी। और ये हर इंसान के लिए, मतलब इंसानों के अलग, इंसान के लिए अलग हो सकती है, मतलब 2 इंसानों के लिए अलग अलग ये हो सकती है, क्योंकि कुछ इंसान कुछ कम सुनते हैं, कुछ ज़्यादा सुनते हैं। तो ज़्यादा जिनके अच्छे कान हैं उनके लिए ये प्रबलता ज़्यादा होगी, जिनके कान सुनते हैं उनके लिए प्रबलता कम होगी। अब गुणवत्ता देखिए, क्वालिटी देखिए, ध्वनि की क्वालिटी क्या होती है। तो समान तारत्व
और प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद करने के गुण क्या होता है, गुणवत्ता होता है। समझा, तार तो सेम है, उसका तो उसकी प्रबलता सेम है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ अंतर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणवत्ता बोलते हैं। मतलब क्वालिटी अच्छा, गाना चल रहा है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, समझ में, और अच्छा नहीं आ रहा तो क्वालिटी अच्छी नहीं। तो यही दोस्तों साउंड है, गुणवत्ता है उसका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। तो आपने जैसे आप कमरे में, खाली कमरे में बैठे होंगे और आपने आवाज़ चिल्लाई, तो आवाज़ क्या गूंजती है, आपकी आवाज़, उस गूंजने को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, हम ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ से ध्वनि टकरा के आपके पास आ गई, फिर यहाँ से भी आपके पास टकरा के आ गई, फिर यहाँ से भी आ गई, फिर यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई, तो आपको गूंज टाइप की महसूस होगी। उसी को क्या बोलते हैं हम, ध्वनि का इको बोलते हैं, ध्वनि का प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिध्वनि मैंने आपको बता दिया है। और देखिए प्रतिध्वनि के लिए आपको क्या है, आपकी मूल ध्वनि और जो परावर्तित ध्वनि है उसमें 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ध्वनि का अपवर्तन आप देख लीजिए। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे ऊपर क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो एक्सिस से दूर हट जाती है। ठीक है, और जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो एक्सिस के पास आ जाती है। बस यही दोस्तों सरल माध्यम विरल माध्यम का फॉर्मूला है। ठीक है तो ध्वनि का दोस्तों अपवर्तन इसी को बोलते हैं, एक्सिस के पास आ जाना और दूर चले जाना। आप पढ़ सकते हो, जब ध्वनि एक मतलब दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह विचलित होती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। जब ध्वनि सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, परंतु विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। तो यही दोस्तों आपने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन मतलब दोस्तों ध्वनि जो किनारों से मुड़ जाती है टकरा के, जैसे मैंने चिल्लाया और किनारे टकरा के वापस ना आई, वो ऐसे थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन बोलते हैं। दोस्तों बाहर का कोई आदमी चिल्लाता है साइड से और हमारे कमरे में आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ ध्वनि के विवर्तन से ही आती है, मुड़ किसी चीज़ से टकरा के वापस हमारे पास किसी एंगल पर हमको सुनाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण मतलब दोस्तों एक ध्वनि है मेरे पास, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक ध्वनि है और ये दूसरी ध्वनि है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, इनकी फ्रिक्वेंसी लगभग सेम है, टकराएंगी तो दोस्तों ये एक, इसका आयाम जो है देखिए, इनका जो एम्पलीट्यूड है थोड़ा कम है और इसका एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यदि जो सेम दोनों वेव होंगी लेकिन इनकी जो आयाम है इनका उल्टा होगा। देखिए कैसे उल्टा होगा, मैं आपको एक बार और बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा छोटा डायग्राम है। ये देखिए ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये घट जाएंगे आपस में, ये भी ऊपर की तरफ था, ये भी ऊपर की तरफ था, तो ये जुड़ जाएंगे। लेकिन इस फेस में आप देखिए, इस फेस में ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, ये घटेंगे दोस्तों, तो ये सीधी सी लाइन हो जाएगी, क्योंकि सबसे सब घट जाएंगे फिर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों संपोषी, और इसको बोलते हैं विसंपोषी। मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब दोस्तों डिस्टर्ब हो गया, मतलब दोस्तों वो जीरो हो गया, कंस्ट्रक्टिव मतलब दोस्तों जुड़ गया। ठीक है, ये होता है। अब अनुनाद क्या होता है। अनुनाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अनुनाद क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब एक फ्रिक्वेंसी है कोई सी, जैसे ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और इस पर दूसरी फ्रिक्वेंसी और आ गई तो ये जुड़ जाएगी। ठीक है, इस पर ये एक फ्रिक्वेंसी और आ गई है, ठीक है, समझ में आए, सेम टू सेम फेस में। अब तो क्या इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मतलब जुड़ के बड़ा हो जाएगा, समझ में आए। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम अनुनाद बोलते हैं। तो देखिए मध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन करता है, थोड़ा सा देखिए किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैंने समझा दिया है, और उस पर समान आवृत्ति का कोई वाह बल आरोपित किया जाता है तो उसके आयाम में वृद्धि हो जाती है। मैंने बताया ना अभी, एक और ये दो, तो इसके आयाम में वृद्धि हो जाती है। इसी घटना को हम क्या, अनुनाद बोलते हैं। अब देखिए कुछ इस इम्पोर्टेंट अनुनाद की यूज हैं, जैसे ध्वनि तरंगें स्वतंत्र कण के आयाम में वृद्धि करती है। पुल पार करते समय सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि एक साथ एक जैसे चलेंगे तो ध्वनि एक जैसी निकलेगी, एक ही फ्रिक्वेंसी में, जुड़ के बहुत ज़्यादा ना हो जाए वो और पुल न टूट जाए, इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर ना चलें। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए दोस्तों ध्वनि से संबंधित डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा। जब ध्वनि
जब ध्वनि देखिए, जैसे इधर से ध्वनि आ रही है भाई साहब और इधर से हम चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, टकराव होगा तो नैन मटक्का होगा, और जब नैन मटक्का होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब श्रुत ध्वनि तरंगें और श्रोता के बीच में जब कोई चाल मतलब दोस्तों बीच में उनके बीच में कुछ चाल होती है, ठीक है, गति होती है, तो दोस्तों जो उसकी आवृत्ति है, ध्वनि की जो आवृत्ति है वो आवासीय रूप से परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। श्रोता और श्रोता के मध्य की दूरी ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। समझ में मतलब आप इतना समझ लीजिए, यही डॉपलर इफेक्ट होता है कि ध्वनि चल रही है और अब हम चल रहे हैं, तो जो मूल ध्वनि है उससे थोड़ी सी कम या ज़्यादा सुनाई हमको देगी, वही क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है। समझ में आया आपको कि नहीं आया, कमेंट करिए आया हो तो। अब देखिए प्रतिदीप्त क्या होता है और स्फुटदीप्त, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। प्रतिदीप्त का मतलब दोस्तों, आपने कई बार साइकिल देखा होगा, साइकिल के पीछे एक कुछ लगा होता है, जो उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। या आप कभी रोड पे गए, रोड पे तो जाते ही होंगे, ठीक है, जब घुमाव होता है कहीं पे तो यहाँ इंडिकेटर लगा होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रतिदीप्त बोलते हैं। मतलब दोस्तों जब कोई प्रकाश किसी चीज़ पर पड़ता है और वो चीज़ चमकने लगे तो उसको प्रतिदीप्त बोलते हैं। समझ में आए। और स्फुटदीप्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे आप उस पर प्रकाश पड़ा, फिर आपने प्रकाश हटा लिया, तो प्रतिदीप्त तो दोस्तों वहीं बुझ जाते हैं, लेकिन स्फुटदीप्त उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ टाइम तक उस प्रकाश, फिर उसको प्रकाश को बाद में निकालते हैं। जैसे आपने कुछ घड़ी की सुई देखी होंगी, आप बोलते हैं रेडियम लगा, उसमें रेडियम नहीं लगाता भैया, उसमें कोई, उसमें वो स्फुटदीप्त लगाया जाता है। वो जब एक बार उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं लाइट को, फिर जब लाइट भली चली जाए तो फिर उसको बाद में वो बाद में उसको निकालते हैं, तो हमको लगता है कि वो रेडियम चल रहा है, रेडियम नहीं है दोस्तों, वो स्फुटदीप्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टून दोस्तों और स्वर में क्या अंतर है। तो वह ध्वनि जिसमें केवल एक आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, टून। जैसे आपने रिंग टून वगैरह देखी होंगी तो उसको क्या टून बोलते हैं। और जिसमें बहुत सारी आवृत्तियाँ होती है उसको क्या हम स्वर बोलते हैं। स्वर मतलब दोस्तों गाना, और जो गायक वगैरह होते हैं कि आपका स्वर अच्छा नहीं है, तो वही है दोस्तों, उसमें बहुत सारी ध्वनियाँ मिक्स रहती हैं, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में, तो उसको स्वर होता है। और टून मतलब दोस्तों केवल एक आवृत्ति होती है। चलिए दोस्तों ये आपका हो गया। अब कुछ यूजेस देख लीजिए। तो सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। समझ रहे हो, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका यूज़ हम क्या कहाँ करते हैं दोस्तों, समुद्री वगैरह जहाज वगैरह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रडार जो होती है, रडार रेडियो डिटेक्शन है, रैंगिंग सिस्टम होता है, जिसका मालूम है आपको कि हेलीकॉप्टर वगैरह को पता लगाने में उस रडार का यूज़ किया जाता है। लाइटर होता है तो लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है, ये होता है। तो तीनों परावर्तित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब दोस्तों सोनार सिस्टम है, साउंड है, तो मैंने साउंड यहाँ से भेजा, ठीक है, बीच में कोई वस्तु आ गई तो वो साउंड को वो वापस करेगी। मतलब दोस्तों ये क्या है, ये परावर्तित सिद्धांत है। जब वापस आ जाएगी उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कितनी देर में गई है, कितनी स्पीड है, और कितनी देर में वापस आई, कैलकुलेशन कर लूँगा, दूरी निकाल लूँगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों रडार का सिस्टम होता है। यहाँ रडार है, गई, वहाँ से कुछ वापस आया, इसका मतलब ये है कि कुछ बीच में ऑब्स्टेकल है, कुछ बीच में पदार्थ है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो दूरी वगैरह उससे नाप लेती है। ऐसी लाइटर का सिस्टम होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारी जो है वो क्लास ओवर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा पूरा जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक है दोस्तों, पूरा तो मैं मतलब नहीं बोल सकता, लेकिन बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव लगाना हो तो आप हमारे मध्य प्रदेश की जो दोस्तों आपको मालूम है फॉरेस्ट गार्ड की हमने टेस्ट सीरीज बनाई है परीक्षा ऐप के थ्रू, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ टेस्ट दे सकते हो और ख़ुद को परख सकते हो कि आप कितना गड्ढे में हो, कितना दोस्तों आपको और आवश्यकता है पढ़ने की। ये दोस्तों आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज, और मेरा प्रोमो कोड सुनकर 50 यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लेंदी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट पूरा देखेंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारा पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।